नोट करेंगे ये सार्कोमियर है, और यू नो वेरी वेल सार्कोमियर है क्या, फिजिकली दो रेड लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे कहते हैं सार्कोमियर कहते हैं। ये थिन फिलामेंट है, रेड कलर की जो लाइन दोनों साइड से आपको बताया थिन फिलामेंट्स है, और ये जो ब्लू कलरेशन जो रिप्रेजेंटेशन है ये फिलामेंट है, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट हेल्ड है अपनी पोजीशन पे बाय द हेल्प ऑफ एम लाइन, जितनी लेंथ जो थिक फिलामेंट की है वो पूरा रीजन यू नो वेरी ओनली जो थिन फिलामेंट जो नजर आ रही थी उसे आई बैंड कहते हैं, आई बैंड। और इसी तरह से ये जो एक ऐसा रीजन जिसके अंदर ओनली एंड ओनली थिक फिलामेंट वाला पोर्शन है उसे एच जोन कहते हैं, उसे कहते हैं एच जोन कहते हैं। अब देखें जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या हो रहा है, यही जो जैसे रेड लाइन की लेंथ जो अभी रेड लाइन की जो पोजीशन है अब उसमें चेंज आ रही है, यानी शार्टनिंग हो रही है। पहले इधर थे अब ये इस पॉइंट पे आ गए, रेड लाइन इधर थी अब ये रेड लाइन इस पॉइंट पे आ गई, स्लाइडिंग की वजह से। स्लाइडिंग की वजह से दूसरी टेलीफोन से देखिए एच जोन इधर ये जो मौजूद है, अब देखो एच जोन भी जो है तकरीबन जो ये डिसअपियर हो गया है। एच जोन और आई बैंड के अंदर जो ये चेंजिंग आई और ये स्लाइडिंग की मैकेनिज्म, थिन और थिक फिलामेंट। जो बड़ा नजर आए तो उसका मतलब है ये मसल रिलैक्स है, और जब एच जोन डिसअपियर नजर आए और कंपेरेटिवली जैसे आई बैंड के अंदर भी कमी हो तो हम कहेंगे कि ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्टेड मसल है, इस मसल के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन हुई है, बिकॉज इसके अंदर आई बैंड की लेंथ जैसे थोड़ी कमी है, बट मेन जो पॉइंट होती है इसमें जो एच जोन जो डिसअपियर होता है, ये एक इंडिकेशन या निशानी होती है कि भाई इसके अंदर जो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई है। अदरवाइज जो एच जोन की जो है जरा लेंथ जो ज्यादा होती है रिलैक्स मसल के अंदर। फर्दर हम आते हैं जैसे हमारी बुक के अंदर ऐसी तस्वीर है और जिसके अंदर ये पूरी मैकेनिज्म बताई गई है जो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले जैसे देखिए मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन, कल हमने पढ़ा था, ये मायोसिन हेड एक्टिन के साथ बाइंड होता है, फॉर्मिंग द क्रॉस ब्रिज बनाता है। सबसे पहले जैसे यू नो वेरी वेल कैल्शियम आइंस रिलीज हुए, कैल्शियम आइंस दे बाइंड टू ट्रोपोनेंसी जब उसके साथ बाइंड होगा तो ट्रोपोमायोसिन जो एक्चुअली इनहिबिटर होता है, मायोसिन की साइड को उसने हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ है, वो एक्सपोज हो जाएंगे कि मायोसिन हेड जो है एक्टिन की बाइंडिंग साइड के साथ ये बाइंड होगा, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। उसके बाद मायोसिन हेड्स रोटेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, यानी कल हमने जो पढ़ा आज भी हमने पढ़ा है कि मायोसिन जब ये बाइंड करेंगे तो दोनों का जैसे रुख होगा टुवर्ड्स
एम लाइन सेंटर या एम लाइन की तरफ ये उस तरफ मूव करेंगे दोनों साइड से। तो इस लाइक प्रॉपर्टी को कहते हैं पावर स्ट्रोक। दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। अगर हम कहेंगे इस जगह पे ये एम लाइन है तो ये मायोसिन हेड जो इधर एम लाइन की तरफ क्यों जाएंगे, एम लाइन की तरफ इसको स्लाइड करेंगे, लेके जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक, उससे हम कहेंगे पावर स्ट्रोक। उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो होगी यकीनन ये एम लाइन की तरफ या स्लाइड किया, स्लाइड करने के बाद as myosin heads bind ATP the cross bridge is detected। ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमारे बुक में क्लियर नहीं लिखा हुआ है। हर वक्त एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट होती है आपस में लिंक नहीं होती है, जुड़ी नहीं होती है। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कमांड या ऑर्डर मिलता है कोई जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में मिलकर क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। एटीपी का रोल होता है, जो ये थिन और थिक फिलामेंट्स मिलके उन्होंने जो क्रॉस ब्रिज बनाया है, क्रॉस ब्रिज बनाया इसको डिटेच करने का काम है। एक काम ये एटीपी का ये होता है, क्रॉस ब्रिजेस को डिटेच करने का काम होता है, क्रॉस ब्रिजेस को डिटेच करने का काम होता है। अदरवाइज हमेशा जैसे अगर ये हुकअप रहेगी एक दूसरे के साथ लिंक रहेंगी तो मसल जो होगी मुसलसल जो है एक टेंस स्टेट में रहेगी, ऐसे महसूस होगा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगी। उसके लिए जरूरी है जो मायोसिन हेड जो एक्टिन के साथ बाइंड हुआ था उसको डिटैच करना या अलग करना, ये काम होता है एटीपी मॉलिक्यूल का होता है। तो इधर जो है ये मायोसिन हेड अटैच है, अब एटीपी की वजह से ये मायोसिन हेड जो इससे अलग हो गया, मायोसिन हेड अलग हो गया। फिर से दोबारा जब कॉन्ट्रैक्शन का अमल होगा तो इसी मायोसिन हेड के अंदर यू नो वेरी वेल एक एटीपी बाइंडिंग साइट है जो एंजाइम के तौर पे भी काम करती है। कौन सा एंजाइम, जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, वही एंजाइम इस मायोसिन के हेड के अंदर भी मौजूद है। यू नो वेरी वेल हमने पढ़ा था मायोसिन के हेड के बारे में, उसके अंदर एक एक्टिन के साथ बाइंड करने की जो एक जगह है, पॉइंट है, साइट है। नंबर 2 एटीपी के साथ भी बाइंड करने की जगह या पॉइंट है। तो एटीपी जो है ये जब इधर मायोसिन के हेड के साथ बाइंड होगा तो ये हाइड्रोलाइज होगा और मायोसिन हेड दोबारा से एनर्जाइज हो जाएंगे, दोबारा से एनर्जाइज हो जाएंगी। जब भी दोबारा जैसे देखें एटीपी इधर ये हाइड्रोलाइज हुआ, टूटा है ADP+P और मायोसिन के हेड एनर्जाइज है, बस सिग्नल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मिलेगा तो दोबारा से ये क्रॉस ब्रिज बनेगी। अगेन जो इसको पुल, जैसे आप कहें पुल करेंगे टुवर्ड्स द एम लाइन और दोबारा से ये साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज साइकिल। क्रॉस ब्रिज बनेगी टूटेगी, दोबारा बनेगी टूटेगी, इसी तरह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। ये ओवरऑल एक इलस्ट्रेशन है। अब हमें एसटीबी बुक की फर्दर पॉइंट्स पे आते हैं कि इस स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के 2 पॉइंट होता क्या है। जैसे रादर दे जस्ट स्लाइड पास्ट वन एनदर, थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मसल एक रिलैक्सेशन की स्टेट में, रिलैक्सेशन की स्टेट में तो आप कैसे पता चला कि रिलैक्सेशन की स्टेट में, आप देख रहे हैं एच जोन इसमें ज्यादा है और जैसे आई बेंड है इसकी जो लेंथ है ये भी काफी सारी है, तो ये मसल जो है रिलैक्स स्टेट में है। और जब दोबारा से जब कॉन्ट्रैक्शन का अमल होगा तो आप देख रहे हैं कि ये एरोज जो शो कर रहे हैं कि ये जो थिन फिलामेंट स्लाइड होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, जैसे हम एम लाइन कहते हैं। तो अब इस एच जोन तकरीबन ये डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और फिर क्या होता है, जैसे जब मसल फुली कॉन्ट्रैक्टेड होगी तो यही जो जैसे ये जेड लाइन, ये भी जेड लाइन, तो इसमें तकरीबन जैसे आप कहेंगे एच जोन जो है ये अभी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई और जब कॉन्ट्रैक्शन फिनिश होगी तो एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। ये फुली कॉन्ट्रैक्टेड मसल है। तो यही पॉइंट कि जो ये मायोफिलामेंट्स होती हैं दे जस्ट स्लाइड पास विथ ईच अदर। जैसे ये पुलिंग हो रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एम लाइन तो स्लाइडिंग हो रही है विद द थिन फिलामेंट्स मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। जो पॉइंट हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि थिन फिलामेंट्स किस तरफ मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। सेंटर ऑफ द सार्कोमियर इधर एक लाइन जो जैसे यू नो वेदर एम लाइन होती है उस तरफ इसका स्लाइडिंग का जो रुख है, डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एम लाइन फ्रॉम बोथ द साइड का मतलब है जेड लाइन के इस तरफ भी जैसे थिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ लाइन और इस तरफ से भी स्लाइड करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ लाइन।
इस वजह से ये मसल जो है फुली कॉन्ट्रैक्टेड होगी और इस मॉडल को कहेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। सो दिस मॉडल इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जस्ट स्लाइडिंग हुई है और शार्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर हुआ है, इसे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। जस्ट स्लाइडिंग हुई है थिन और थिक फिलामेंट की, और स्लाइडिंग होने के बाद जैसे सार्कोमियर की फिजिकली जैसे डिस्टेंस में कमी हुई है, शार्टनिंग हुई है, उसे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। कोई इतनी बड़ी पॉइंट नहीं है, जस्ट डेफिनेशन है कि है क्या, इसमें होता क्या है। अगेन एक और रिलैक्सेशन में आप देख सकते हैं कि जैसे एक मसल है जो रिलैक्स मसल है, जैसे रिलैक्स मसल है उसका प्रूफ ये है कि साथ एच जोन जो काफी सारा बड़ा है और आई बेड की लेंथ में भी जैसे काफी सारी जो इसकी लेंथ है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दोनों साइड से जेड लाइन के दोनों साइड से थिन फिलामेंट्स मूव करेंगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर दैट इज कॉल्ड एम लाइन, और इस तरह से जो जेड लाइन की जो दरमियान जो सार्कोमियर है उसकी लेंथ में कमी होती है, दिस इज कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है उसे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, फार्मूला नहीं है, जस्ट स्लाइडिंग एक की टर्म है, उसको आप नोट करेंगे। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के हवाले से फर्दर जब ओवरऑल पूरी ये कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट करना है कि जब स्लाइडिंग होगी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कौन कौन से इवेंट्स होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे इसी की बुक के अंदर इंक्लूड है। जैसे स्लाइडिंग होगी इनकी, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कौन से इवेंट्स होंगे। पहला इवेंट एच जोन एंड आई बेल्ट गेट नैरोअर, जो हम कल से भी डिस्कस कर रहे हैं, आज भी हमने मेनी टाइम किया है, डिस्कस किया, इलस्ट्रेशन भी देखी। एच जोन तकरीबन जैसे डिसअपियर हो जाएगा और आई बैंड भी जो उनकी लेंथ है उसमें भी कमी होगी। नंबर 1 इवेंट जैसे ये जब भी स्लाइडिंग होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एच जोन और आई बैंड के हवाले से ये चेंज आएगी। एक द रीजन्स ऑफ ओवरलैप वाइडन, द रीजन्स ऑफ ओवरलैप वाइडन, कौन से रीजन ओवरलैप वाले जो वाइडन होते हैं। The regions of overlap widen, ओवरलैप जैसे आप देखें रिलैक्स मसल के ओवरलैप रीजन कौन सा है, यहाँ पे थिन और थिक फिलामेंट है, यहाँ पे थिन और थिक फिलामेंट है, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है थिन और थिक फिलामेंट्स की, ये ओवरलैपिंग इधर ये रिलैक्स मसल के अंदर है, रिलैक्स मसल के अंदर। अब देखें ओवरलैपिंग वाले रीजन कितने बन गए ओवरलैपिंग, कोई किसी में जैसे लेंथ में किसी में फिजिकली इंक्रीज नहीं हुई है। जब ये नैरोअर होंगे तो यकीनन जो ओवरलैपिंग वाला रीजन है वो ज्यादा हो जाएगा, है यही फिलामेंट्स है, मायोफिलामेंट्स है। एच जोन की डिसअपियरेंस की वजह से स्लाइडिंग जो हुई है तो इस वजह से ओवरलैपिंग वाला रीजन है वो जरा ज्यादा है। इधर देखें ओवरलैपिंग दोनों साइड से है तो थोड़ी थोड़ी अब ये जैसे दोनों साइड एक दूसरे के करीब आ जाएंगे एम लाइन की तरफ तो यकीनन ओवरलैपिंग वाला रीजन है वो जरा इंक्रीज होगा या बड़ा हो जाएगा। अब इधर थिन थिक ये ओवरलैपिंग वाला रीजन हो गया, ये जरा एज कंपेयर टू रिलैक्स मसल ये ओवरलैपिंग का रीजन ज्यादा हो जाएगा। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के हवाले से जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ओवरलैपिंग वाला रीजन जो है वो उसमें इंक्रीज होगी, ओवरलैपिंग वाले रीजन। ये नंबर 2 पॉइंट जो थी कि द रीजन ऑफ ओवरलैप वाइडन। तीसरी लाइक एक्टिविटी कौन सी होगी, जब भी जैसे एक हमने ये एच जोन और आई बैंड में जैसे ये कमी हुई है, नंबर 2 जैसे ओवरलैपिंग रीजन है वो जरा वाइडन हुए। और तीसरी पॉइंट जेड लाइन्स मूव क्लोजर टूगेदर, वो हमने पहले ही नोट कर लिया था, जेड लाइन एक दूसरे के करीब जैसे थोड़ा सा मूव करेंगे एम लाइन की तरफ, यकीनन तो ये जो चेंज आई है कि जेड लाइन्स मूव क्लोजर टूगेदर, बिल्कुल क्लोजर तो नहीं पर जाहिर है चेंज आई है। सो शार्टनिंग द सार्कोमियर, शार्टनिंग द सार्कोमियर इज अ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो जिससे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो शार्टनिंग ऑफ सार्कोमियर एक्चुअली। तो ये 3 इवेंट्स की सूरत में आप इनको याद रखेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होंगे। एच जोन एंड आई बैंड नैरोअर होंगे, रीजन ऑफ ओवरलैपिंग जो है ये वाइडन होंगे, और
Z lines move close together। अगर इसी में से क्वेश्चन हो कि जब रिलैक्सेशन होगी तो क्या होगा, रिलैक्सेशन होगी तो आप इनको रिवर्स कर दें, Z लाइन जो एक दूसरे से परे चली जाएंगी, अलग दूर हो जाएंगी, ओवरलैप का रीजन है वो अगेन छोटा सा हो जाएगा, पहले जो ये वाइडन हुआ था। और इसी तरह H जोन एंड I वेन गेट नैरोअर तो वापस जो रिस्टोर हो जाएंगे तो उनकी जो साइज होगी उस सार्कोमियर के अंदर वो जरा ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से जब इन्हीं पॉइंट्स को आप रिवर्स करेंगे तो वो सब रिलैक्सेशन की पॉइंट हो जाएंगे। ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उनकी पॉइंट है। एसटीबी बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्रॉस ब्रिज साइकिल के हवाले से पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आज एसटीबी बुक का मेन टॉपिक है हमारा, क्रॉस ब्रिज साइकिल। क्रॉस ब्रिज साइकिल, क्रॉस ब्रिज किसे कहते हैं? जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जब मायोसिन का हेड जब एक्टिन के साथ बाइंड होता है, अटैच होता है तो क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं। तो मोटर न्यूरॉन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, प्रीवियस क्लासेस से हमने पढ़ा था। नर्व इंपल्स या सिग्नल ब्रेन स्पाइनल कार्ड मोटर न्यूरॉन की जो एंड वाला रीजन होता है जिसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, उसके अंदर वेजिकल होते हैं, वेजिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होगा, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, वेरी इंपॉर्टेंटली, हालांकि आगे नर्वस सिस्टम वाला हमारा चैप्टर है उसके अंदर काफी सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनके डिफरेंट रोल्स हैं, पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका नेम है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन शॉर्ट फॉर्म किन किन जगहों पे लिखा हो जाता है? एसिटाइलकोलिन, दरअसल एसिटाइलकोलिन दैट ओपन्स द प्रोटीनिक गेटवे इन टी ट्यूब्यूल। आप इसका पाथ भी आप नोट कर चुके हैं, एक्शन पोटेंशियल आया, एसिटाइलकोलिन जो है वेसिकल से रिलीज हुआ, सार्कोलेमा के एक खास रीजन जिसे कहते हैं मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट के अंदर यू नो वेरी वेल इसी एसिटाइलकोलिन को रिसीव करने के रिसेप्टर मौजूद है। जैसे एसिटाइलकोलिन उन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, आगे वही एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा थ्रू जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनका काम ही होता है कैल्शियम स्टोर करना, जो स्टोर होती है वो रिलीज होगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज है स्टोर्ड कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम की स्टोरेज की जो पॉइंट है, जगह है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां से कैल्शियम आयन से रिलीज करेंगे। जैसे कैल्शियम आयन रिलीज होंगे तो आगे आपको पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म तभी स्टार्ट होती है जब कैल्शियम आयन से रिलीज करेंगे, बिकॉज जब तक कैल्शियम आयन से नहीं होंगे तो एक्टिन पे जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है वो कभी भी एक्सपोज नहीं होगी, क्योंकि उसको किसने छुपाया हुआ है? उसने छुपाया हुआ ट्रोपोमायोसिन ने, जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है। तो ये हम टॉपिक इवन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब सिग्नल या इम्पल्स जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिलीज होंगे तो ये सारी जो मैकेनिज्म जो पहले डिस्कस की थी कि एक्सॉन टर्मिनल इधर जो वेजिकल थी जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर था, ये वेजिकल जो फ्यूज होगी, ये ग्रीन कलर के जितने भी आपको पार्ट्स ये नजर आ रहे हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये थोड़ा सा स्पेस या गैप होता है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये मेम्ब्रेन है, ये सार्कोलेमा है, पर जो मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन के नीचे होती है उससे कहते हैं मोटर एंड प्लेट कहते हैं। इस मोटर एंड प्लेट के अंदर काफी सारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ये सारे रिसेप्टर्स हैं। किसके लिए रिसेप्टर्स हैं? ये एसिटाइलकोलिन जो इनके साथ आके बाइंड होगा एसिटाइलकोलिन। ये जैसे मोटर न्यूरॉन उसका एंड एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, और मोटर एंड प्लेट पे जो है रिसेप्टर्स जो मौजूद हैं उनके साथ ये एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है जिसका नेम है सार्कोलेमा, उसी का एक खास रीजन है जिसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट कहते हैं। तो मोटर एंड प्लेट उसी में रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन बाइंड हुए और देन फर्दर आगे मैसेज टी ट्यूब्यूल्स के जरिए जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। अगेन इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, जैसे ये एक्सॉन टर्मिनल, वेजिकल में न्यूरोट्रांसमीटर, देन ये रिलीज हुए, और ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट कहते हैं। फोल्डेड भी है और इस एक्सॉन टर्मिनल के नीचे भी है, और इसके अंदर काफी सारे रिसेप्टर है। अब देखें इस सार्कोलेमा में इधर रिसेप्टर नहीं है, रिसेप्टर की पॉइंट है इस मोटर एंड प्लेट पे। देन जो ये मैसेज या सिग्नल जो है किसके जरिए गया? देखो डीप जो इनसाइड गया टी ट्यूब्यूल के जरिए। टी ट्यूब्यूल भी सार्कोलेमा की एक्सटेंशन है,
ट्यूब्यूल के जरिए किधर मैसेज गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। जैसे ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कैल्शियम आयंस रिलीज किए। कैल्शियम आयन कहाँ गए, कैल्शियम आयन जो यू नो वेरी वेल प्रोपोनेंट सी के साथ बाइंड होते हैं, कैल्शियम आयन प्रोपोनेंट सी के साथ बाइंड होते हैं। इसी तरह से जो है आगे जो है ये पूरी मैकेनिज्म है जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे सिग्नल रिलीज हुआ और एक्सॉन टर्मिनल तक आया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, मोटर एंड प्लेट पे रिसेप्टर के साथ बाइंड हुए, देन जो है ट्यूब्यूल के जरिए मैसेज गया हमें किधर गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ये मैसेज गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन स्टोर है, कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज हुए, रिलीज होने के बाद कहाँ चले गए, ये जो एक्टिन पार्ट है इसके अंदर एक ट्रोपोनिन कंपोनेंट होता है, ट्रोपोनिन सी, उसके साथ ये कैल्शियम आयन्स बाइंड हुए। कैल्शियम आयन बाइंड हुए, उसके बाद जैसे ये थिक फिलामेंट का हेड एक्टिन के साथ बाइंड हुआ और देन ये स्लाइडिंग हुई टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर एम लाइन की तरफ, वो इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये पूरी जो मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म है, किस तरह से जो ये स्लाइडिंग आगे होगी। तो हम इवेंट पढ़ रहे हैं, जैसे इवेंट पढ़ रहे हैं क्रॉस ब्रिज साइकिल की पढ़ रहे हैं। तो कैल्शियम आयंस आगे जब रिलीज होंगे तो आगे कहाँ जाएंगे, कैल्शियम आयंस यू नो वेरी वेल आर रिलीज एंड बाइंड विद ट्रोपोनिन ऑफ एक्टिन। कौन सा ट्रोपोनिन है, कल हमने पढ़ा था ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम आयंस जो है बाइंड होंगे। उसके बाद बाइंडिंग डीपोलराइजेस द ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन को उस बाइंडिंग साइट से अलग या सेपरेट कर लेगी अलॉन्ग द एक्टिन फिलामेंट, जो पहले उसको मायोसिन बाइंडिंग साइट को उन्होंने हाइड किया हुआ था, छुपाया हुआ था, अनएक्सपोज थी, अब वो एक्सपोज हो जाएगी, विच इन टर्न ट्विस्ट एंड एक्सपोज द मायोसिन बाइंडिंग साइट। और उसके बाद क्या होगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट किसके पास होती है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में फोकस देके पढ़ा, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन जो प्रोटीन होता है उसमें होती है, उसके ऊपर जो है एक ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो उसको हर वक्त बाइंड होने नहीं देता है। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल आता है कैल्शियम आयंस रिलीज होंगी तो ही जो है ये साइट एक्सपोज होगी। किस तरह से एक्सपोज होगी अब यहाँ पे हम नोट करते हैं। जैसे यू नो वेरी वेल ये एक्टिन प्रोटीन है और ये ट्रोपोमायोसिन है, ये जो है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है, इसके साथ आके कैल्शियम आयंस जो है आके बाइंड होंगे, ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन बाइंड होंगे। ये जो पार्ट है यकीनन जो है एक्टिन का है, इधर बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन हेड मौजूद है। तो ये हर वक्त ऐसे खुली हुई जगह नहीं होती है, जब बाइंडिंग साइट तभी एक्सपोज होंगी जब कैल्शियम आयंस जो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे, ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन बाइंड हुए तो ये जो पार्ट है ब्लू कलर जैसे इलस्ट्रेशन के अंदर ट्रोपोमायोसिन है, इसको ये एक्सपोज कर देगा और मायोसिन का हेड है जो एक्टिन के साथ आके बाइंड होगा। इस तरह से जो है क्रॉस ब्रिज बनती है। ये जो थिक फिलामेंट है ये थिन फिलामेंट है, इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे। बाय दिस वे क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म्ड। अगेन ऐसी जो इलस्ट्रेशन हमने पहले ही पढ़ी है, पर हम अब आते हैं कि जैसे क्रॉस ब्रिज साइकिल के अंदर क्या क्या होता है। इन द नेक्स्ट स्टेज मायोसिन हेड राइजेस बाय गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी हाइड्रोलाइज होता है। एटीपी जब मायोसिन हेड के साथ अटैच होता है उधर एंजाइम के तौर पे भी काम करता है जो एटीपी को ब्रेक करता है, किसमें हाइड्रोलाइज या ब्रेक करता है इनटू ADP+B, और इसी वजह से ये मायोसिन का हेड एनर्जाइज होता है और उसमें स्लाइडिंग का जैसे हम कहेंगे पावर जो पैदा होता है, दैट इज कि उसको जो एम लाइन की तरफ मूव करता है और उसे हम कहते हैं पावर स्टो कहते हैं। तो एटीपी इज हाइड्रोलाइज इनटू ADP एंड P बाय एन एंजाइम ATPase। एंजाइम ATPase जो है मायोसिन के हेड के अंदर जो पॉइंट होती है वो ATPase एंजाइम के तौर पे भी यूज होता है, ATPase एंजाइम। तो इस तरह से जो है मायोसिन का हेड आके जो एक्टिन के बाइंडिंग साइट के साथ आके बाइंड होता है, एक्टिन के बाइंडिंग साइट के साथ आके बाइंड होता है, ठीक है ना। इस तरह से जो ATP हाइड्रोलाइज हुआ, एनर्जाइज हुआ, अब जो होगी स्लाइडिंग होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर और अल्टीमेटली जो है शार्टनिंग होगी सार्कोमियर के अंदर। आगे क्या होगा, एज दिस काजेज का मतलब है कि ATP जो ब्रेक हुआ, मायोसिन हेड एनर्जाइज हुआ, मायोसिन हेड टू एक्सटेंड एंड अटैच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन एंड बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स आर क्रॉस लिंक्ड। और इस तरह से जो क्रॉस लिंक्ड एक दूसरे के साथ जुड़ गए, अटैच हो गए, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज कहते हैं।
दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज। अदरवाइज जैसे आपको पता है एक्टिन और मायोसिन अलग थे, अब जो है क्रॉस ब्रिज बन चुकी है, क्रॉस ब्रिज बन चुकी है। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद जैसे वो मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमियर एम लाइन, दिस एक्शन इज कॉल्ड द पावर स्ट्रोक एंड ट्रिगर्ड allowing myosin to pull the actin filament toward the center of the sarcomere, वो क्या होती है एम लाइन, और इस तरह से सार्कोमियर की लेंथ में कमी होगी, सार्कोमियर की लेंथ में कमी होगी, उसे हम कहते हैं मसल कंट्रेक्शन। एटीपी एंड पी रिलीज ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक and myosin remains attached to the actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin। जैसे आपने सिंपल वर्ड्स में नोट किया कि ATP का एक रोल होता है, जो क्रॉस ब्रिज बन चुकी है उनको अलग करना भी होता है। दोबारा से जब मायोसिन के हेड के साथ जब ATP बाइंड होगा तो क्रॉस ब्रिज डिटैच होगी, मायोसिन का हेड एक्टिन से डिटैच होगा। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है ATP मॉलिक्यूल का, एक एनर्जाइज भी करना, नंबर 2 इन क्रॉस ब्रिजेस को अलग करना, ये भी ATP मॉलिक्यूल का रोल होता है या किरदार होता है। ATP जब आएगा दोबारा नेक्स्ट ATP आएगा तो देन जो है क्रॉस ब्रिजेस जो है ये डिटैच होंगे। पहले हाइड्रोलिसिस हुई, पावर स्ट्रोक लगा, उसके बाद नया ATP आएगा तो देन ये जो है क्रॉस ब्रिज को अलग कर देगा। दोबारा से जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल या ऑर्डर मिलेगा, कमांड मिलेगा, तो वही सेम इवेंट होगा जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कैल्शियम आयंस रिलीज हुए, ट्रोपोनिन C के साथ बाइंड हुए, एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज होगी, मायोसिन का हेड अटैच होगा, ATP हाइड्रोलाइज होगा, तो उसकी वजह से एनर्जाइज मायोसिन हेड पुल करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, इस तरह से शार्टनिंग होती है और ये साइकिल है, ये रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। इस तरह से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का अमल जारी होता है। कल हम कोई टॉपिक वगैरह होगा तो हम कल इसको देखेंगे।